आज इन्वेस्टिगेटर के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सह संबंध, कोरिलेशन। सहसंबंध क्या होता है? संबंध हमेशा कम से कम न्यूनतम दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में व्यक्त किया जाता है। संबंध को व्यक्त करने के लिए दो समंक श्रेणियां न्यूनतम आवश्यक होती है। दो श्रेणियों के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है, दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच। यहाँ पर सामान्य बात करें, दो श्रेणियों के बीच संबंध, तो संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, सह संबंध, को रिलेशन, को सह संबंध। तो सह संबंध का अर्थ क्या होगा? किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंक श्रेणी में परिवर्तन, किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंक श्रेणी में परिवर्तन का गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध कहलाता है। बात समझना, किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। अब यहाँ पर दो श्रेणियां दी गई जो मैंने आपको पहले बताई, x और y। x और y में तो किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। जैसे किसी भी एक श्रेणी का परिवर्तन किया और दूसरी श्रेणी का परिवर्तन, तो इनमें क्या होगा? किसी एक परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन, तो दूसरी किसी एक श्रेणी का प्रभाव दूसरी श्रेणी पर जो पड़ता है, तो कारण व परिणाम के बीच का संबंध, गणितीय संबंध क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप, मतलब दूसरी श्रेणी पर पड़ने वाला प्रभाव, जिसको समझे x और y। दो श्रेणियां ली, तो एक श्रेणी क्या हुई? कारण, दूसरी किसका है? परिणाम, कारण और परिणाम। जैसे एग्जांपल को कीमत और मांग। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन। कोई वस्तु भी मानिए अपने x वस्तु है, x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, तो किसके कारण? कीमत के कारण परिवर्तन किसमें हुआ? मांग के कारण। तो जिसमें के कारण हो, कारण को हमेशा एक श्रेणी से व्यक्त किया जाएगा और परिणाम को हमेशा y श्रेणी से व्यक्त किया जाता है। अब एक श्रेणी और y श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां होती है, जिसको बोलते हैं, एक श्रेणी बोलते हैं स्वतंत्र श्रेणी और एक को बोलते हैं आश्रित श्रेणी। स्वतंत्र श्रेणी और आश्रित श्रेणी, दो प्रकार की श्रेणियां होती है। मेन बात ये समझनी होती है सहसंबंध में कि कौन सी श्रेणी स्वतंत्र होगी और कौन सी श्रेणी आश्रित श्रेणी होगी, क्योंकि दो श्रेणियों के बीच में व्यक्त किया जा रहा है। तो कारण वाली श्रेणी हमेशा स्वतंत्र श्रेणी होगी और परिणाम वाली हमेशा आश्रित
श्रेणी होगी। और सहसंबंध में हमेशा स्वतंत्र श्रेणी में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आश्रित श्रेणी में होने वाले परिवर्तन या आश्रित श्रेणी पर पड़ने वाले प्रभाव का गणितीय माप ही सहसंबंध कहलाता है। कुल मिलाके दो श्रेणियों में जो x और y या जो किसी की श्रेणी ली अपन ने वस्तु की कीमत, उसकी मांग मात्रा, या फिर अपन ने लिया वर्षा और उत्पादन, वर्षा या उत्पादन, तो एक श्रेणी हो गई वर्षा, एक श्रेणी हो गई उत्पादन। तो उत्पादन का प्रभाव वर्षा पर नहीं पड़ता, जबकि वर्षा में परिवर्तन का प्रभाव किसमें पड़ेगा? उत्पादन पर। तो ये क्या हुई? कारण, और ये क्या हुई? परिणाम। तो कारण वाली श्रेणी हमेशा x होगी, परिणाम वाली श्रेणी हमेशा y होगी। और सहसंबंध के अर्थ में यह समझना आवश्यक है कि कौन सी श्रेणी स्वतंत्र होते हैं और कौन सी श्रेणी आश्रित होते हैं। सहसंबंध में हमेशा स्वतंत्र श्रेणी में परिवर्तन का प्रभाव आश्रित श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। और इन दोनों के बीच का गणितीय संबंध या गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। दोनों के बीच का गणितीय माप, स्वतंत्र श्रेणी हमेशा x द्वारा व्यक्त की जाती है और आश्रित श्रेणी हमेशा y द्वारा व्यक्त की जाती है। अब एक बात होती है, एक शब्द बोला जाता है सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक ये देखा जाता है कि सार्थक सहसंबंध कब होगा, निरर्थक सहसंबंध कब होगा। तो जब स्वतंत्र श्रेणी और आश्रित श्रेणी, जैसे लिया मैंने कीमत, मांग, कीमत, पूर्ति, तो किसके फलस्वरूप परिवर्तन हो रहा है? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो जिन समंक श्रेणियों में यह पहचाना जा सके कि कारण क्या है और परिणाम क्या है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किस श्रेणी का प्रभाव किस श्रेणी पर पड़ रहा है, अगर इसको स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके तो कहलाता है सार्थक सहसंबंध, और जिसको नहीं पहचाना जा सके वो कहलाता है निरर्थक सहसंबंध। तो सहसंबंध का अर्थ किसी एक श्रेणी में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। जब दो श्रेणियों के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है तो एक श्रेणी स्वतंत्र और एक श्रेणी आश्रित होती है, और जिस श्रेणी के फलस्वरूप परिवर्तन होता है आश्रित कारण होता है, कारण हमेशा x श्रेणी और परिणाम हमेशा y श्रेणी रहते हैं। अब नेक्स्ट बात देखें, अर्थ बिल्कुल क्लियर होगा। किसी एक श्रेणी में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप सहसंबंध कहलाता है। एक श्रेणी होती है स्वतंत्र श्रेणी और एक श्रेणी होती है आश्रित श्रेणी। अब एक सामान्य बात करें सहसंबंध के बाद, यह अपन अभी तक देखा था सहसंबंध कि जब तक किसी टॉपिक का अर्थ स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसकी सामान्य बात करें कि सहसंबंध का प्रतिपादक, सहसंबंध का प्रतिपादक, तो प्राचीन प्रतिपादक के रूप में प्रोफेसर ब्रावे प्राचीन सहसंबंध के बारे में सबसे पहले उल्लेख प्रोफेसर ब्रावे ने किया था।
आधुनिक जगत का प्रतिपादक प्रोफेसर कोल्टन व कार्ल पियर्सन। सहसंबंध का प्रतिपादक सबसे पहले उल्लेख ब्रावे ने किया था और वर्तमान में या आधुनिक जगत में इसको अधिक विकसित और अधिक उपयोग करने का श्रेय प्रोफेसर गाल्टन व कार्ल पियर्सन को जाता है। ये एक सामान्य बात थी जो एक छोटे किशोरों के रूप में होती है। अब हम बात करते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसका मैं इधर लिखता हूं। फर्स्ट, धनात्मक सहसंबंध। दूसरा, ऋणात्मक सहसंबंध। तीसरा, रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध। पांचवा, सरल सहसंबंध। छठा, आंशिक सहसंबंध। ओम प्रकाश जी, आंशिक सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध। ये कुल सहसंबंध के प्रकार होते हैं। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, वक्र रेखीय सहसंबंध, सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध। अब इस एक एक को अपन देखते हैं। फर्स्ट लिया अपन ने धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? अपन ने पढ़ा सहसंबंध दो श्रेणियों के बीच में व्यक्त किया जाता है। तो जब दोनों श्रेणियों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। मतलब किसी एक श्रेणी के में परिवर्तन में वृद्धि हो, एक श्रेणी में वृद्धि हो तो दूसरी श्रेणी में भी क्या होना? वृद्धि होना। और एक श्रेणी में कमी होने पर दूसरी श्रेणी में भी क्या? कमी होना धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिया वस्तु की कीमत और मांग। कीमत और मांग। तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में क्या होना? कमी होना। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में क्या होना? वृद्धि होना। अब कॉमर्स के विद्यार्थियों को यह लग रहा होगा कि कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। लेकिन मांग के नियम के अपवाद फलस्वरूप बहुत सी वस्तु होती है जिनमें यह होता है। यहाँ केवल प्रवृत्ति के बारे में बताई जाती है। तो परिवर्तन के जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो, जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे लें एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु की पूर्ति।
X वस्तु की कीमत और X वस्तु की पूर्ति। 1 रुपया होने पर 2, 3, 4, तो पूर्ति 10, 20, 30, 40। बात समझ में आई? जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक श्रेणी हो गई, ये दूसरी श्रेणी। परिवर्तन एक ही दिशा में हो। जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो, इसका अपोजिट ले ले, कीमत 4, 3, 2, 1, तो 40, 30, 20, 10। कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये कौन सा कहलाता है? धनात्मक सहसंबंध। जब परिवर्तन दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब बात करें दूसरे की। ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक सहसंबंध क्या होगा? जब दो श्रेणियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो। जब दो श्रेणियों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो। जब परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, विपरीत किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होना, कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी होना। फॉर एग्जांपल लिया, कीमत और मांग। कीमत में कमी हो तो मांग में क्या होना? वृद्धि होना। कीमत में वृद्धि हो तो मांग में क्या होना? कमी होना। जब परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, x और y, जब परिवर्तन विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। जब श्रेणियों में परिवर्तन, किसी सहसंबंध का अर्थ क्या हो? किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में परिवर्तन का गणितीय माप। तो जो दोनों परिवर्तन हो रहे हैं वो विपरीत दिशा में हो, एक में कमी हो तो दूसरी में वृद्धि, और एक में वृद्धि हो तो दूसरी में कमी, तो वो कहलाता है ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब तीसरे की बात करें। रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध क्या होगा? जब एक श्रेणी में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी श्रेणी में परिवर्तन हो तो उन दोनों परिवर्तनों का अनुपात स्थिर रहे। परिवर्तन का अनुपात, परिवर्तन का अनुपात स्थिर हो। जब श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर होगा तो वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। जब एक श्रेणी में परिवर्तन 10% होता है तो दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन कितना हो? 10% हो, तो वह कहलाता है रेखीय सहसंबंध। जब परिवर्तन का अनुपात क्या रहे? स्थिर रहे, तो वो कहलाता है रेखीय सहसंबंध। अब रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। धनात्मक रेखीय सहसंबंध भी हो सकता है और ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध भी हो सकता है। धनात्मक कैसे? जब किसी एक श्रेणी में परिवर्तन दूसरी श्रेणी में परिवर्तन का अनुपात एक समान हो और दोनों में क्या हो? या तो कमी हो या दोनों में वृद्धि हो, तो धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, धनात्मक रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। और जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहे लेकिन एक श्रेणी में कमी और एक श्रेणी में वृद्धि, या फिर एक श्रेणी में वृद्धि और एक श्रेणी में कमी रहे, तो वो कहलाएगा ऋणात्मक रेखीय सहसंबंध। मतलब रेखीय सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं।
एक ही बात ध्यान रखनी है, जब दोनों श्रेणियों का परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहे, जैसे 10% वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी 10% वृद्धि हो। अब बात करें चौथा, वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध क्या होता है? जब दो श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात एक समान नहीं हो, अर्थात जब दो श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो तो वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। जैसे एक श्रेणी में परिवर्तन, y श्रेणी में परिवर्तन, दोनों क्या, इसमें परिवर्तन 5% होने पर इसमें 10% हो रहा है, 10% होने पर इसमें 20% हो रहा है, और इसमें 15% परिवर्तन होने पर इसमें 5% हो रहा है, 20% परिवर्तन होने पर 15%। तो अनुपात असमान होना, दो श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात असमान होना क्या कहलाता है? वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। मतलब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो, परिवर्तन का अनुपात असमान हो तो वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। अब बात करें, क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा। अब एक बात देखना, रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध सामान्यतया व्यवहारिक आर्थिक सामाजिक जगत में नहीं देखा जाता है। जितने भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो सभी आर्थिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से वक्र रेखीय सहसंबंध विद्यमान रहता है। रेखीय सहसंबंध में जो वक्र बनता है, चाहे धनात्मक हो तो सीधी रेखा के रूप में, ऋणात्मक हो तो इस तरह सीधी रेखा के रूप में, जबकि वक्र रेखा में क्या होता है, सीधी रेखा न होकर कर्व के रूप में रहती है, ऐसे या फिर ऐसे। तो आर्थिक, व्यवहारिक या सामाजिक दृष्टिकोण से वक्र रेखीय सहसंबंध ही विद्यमान रहता है। अब बात करें सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध, तो सरल सहसंबंध क्या होता है? किसी एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप सरल सहसंबंध कहलाता है। मतलब एक श्रेणी में परिवर्तन से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन का माप या गणितीय माप सरल सहसंबंध कहलाता है। मतलब जब संबंध दो श्रेणियों के बीच व्यक्त किया जाए तो सरल सहसंबंध कहलाता है। कैसे? x और y, दो श्रेणी में x और y, मतलब वर्षा और उत्पादन, इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो सरल सहसंबंध कहलाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध, तो आंशिक सहसंबंध क्या होगा?
जब दो से अधिक श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसे बहुगुणी या आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जब दो से अधिक, जैसे कैसे x, y और z, तीन श्रेणियां ली जिनके बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो तीन श्रेणियों के बीच एक श्रेणी स्वतंत्र होगी और दो श्रेणी आश्रित होगी। दो श्रेणी स्वतंत्र होगी और एक श्रेणी आश्रित होगी। दो श्रेणी स्वतंत्र होगी और एक श्रेणी आश्रित होगी। तो ऐसी स्थिति में किसी एक स्वतंत्र चर को स्थिर रखकर शेष दो के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाए। जैसे इसमें मान लिया जाए x को क्या कर दिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, और x और y के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए, x और y के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो ये कहलाता है आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध। फिर ध्यान रखना, दो से अधिक श्रेणियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो उसे आंशिक या बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। तो उन तीन चरों में x, y, z, तो किसी दो स्वतंत्र चर होंगे, एक आश्रित चर होगा। 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी चर लिए जाए, कितने भी श्रेणी ली जाए, उसमें एक आश्रित श्रेणी होगी, बाकी शेष सभी स्वतंत्र होगी। तो बाकी स्वतंत्र श्रेणियों को स्थिर मानकर शेष एक स्वतंत्र श्रेणी और एक आश्रित श्रेणी के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो उसे आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, वर्षा, तापमान और उत्पादन। तो यहाँ पर वर्षा और तापमान स्वतंत्र होंगे और ये आश्रित श्रेणी होगी। तो इन दोनों में से किसी एक को, तापमान को स्थिर मान लिया जाए और इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो ये कहलाता है आंशिक सहसंबंध कहलाता है। क्लियर? अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट 7वां, बहुगुणी सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध। इसमें जब दो से अधिक श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसे बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। दो से अधिक x, y, z, उदाहरण की मान लेते हैं। इसको माना वर्षा की श्रेणी, इसको माना तापमान और इसको माना हमने उत्पादन। तो दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र श्रेणी होगी और ये आश्रित श्रेणी होगी। तो दोनों स्वतंत्र श्रेणियों में परिवर्तन का प्रभाव आश्रित श्रेणी में देखा जाए, मतलब वर्षा और तापमान में परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का गणितीय माप बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। मतलब दो से अधिक तीन श्रेणियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो एक आश्रित श्रेणी होगी और शेष स्वतंत्र श्रेणी होगी। तो ऐसी स्थिति में उस स्वतंत्र श्रेणी में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन पर देखा जाए, मतलब आश्रित श्रेणी पर देखा जाए तो कहलाती बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। फिर स्पष्ट करते हैं, आंशिक सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध। तो आंशिक और बहुगुणी दोनों का मतलब यही होगा कि दो से अधिक श्रेणियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो उसे आंशिक या बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। दो से अधिक कैसे, वर्षा, तापमान, उत्पादन। वर्षा, तापमान और उत्पादन। x,
y z, 3 श्रेणियां हो गई x y z। ठीक, तो आंशिक सहसंबंध क्या होगा, बहुगुणित सहसंबंध क्या होगा? तो इन दोनों में साफ स्पष्ट है, यह सहसंबंध भी सार्थक नजर आ रहा है कि ये दोनों श्रेणियां स्वतंत्र श्रेणी है और ये आश्रित श्रेणी। यहाँ पर ये दोनों स्वतंत्र श्रेणी है और यह आश्रित श्रेणी है। तो ऐसी स्थिति में आंशिक में क्या होगा, जब किसी एक स्वतंत्र श्रेणी को स्थिर रखकर शेष दो के बीच में, स्वतंत्र और आश्रित के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो कहलाता है आंशिक सहसंबंध। और बहुगुणी में दोनों स्वतंत्र चरों में परिवर्तन या दोनों स्वतंत्र चरों श्रेणियों में परिवर्तन का प्रभाव आश्रित श्रेणी पर देखा जाए तो कहलाता है बहुगुणी सहसंबंध। यह हुआ अपने सहसंबंध के प्रकार। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। धनात्मक सहसंबंध जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, मतलब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग या पूर्ति में भी कमी हो और वृद्धि होने पर दूसरी श्रेणी में भी वृद्धि हो, परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। ऋणात्मक सहसंबंध जब परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, एक में कमी दूसरी में वृद्धि तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। रेखीय सहसंबंध जब परिवर्तन का अनुपात, दोनों श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर हो, मतलब दोनों एक समान परिवर्तन, एक श्रेणी में 10% परिवर्तन हो तो दूसरी में भी 10% परिवर्तन हो तो कहलाता है रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध जब दोनों श्रेणियों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो तो कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध। सरल सहसंबंध जब दो श्रेणियों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाए तो सरल सहसंबंध कहलाता है। आंशिक सहसंबंध जब दो से अधिक श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए जिसमें दो स्वतंत्र श्रेणियों में से एक स्वतंत्र श्रेणी को स्थिर रखकर शेष दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो कहलाता है आंशिक सहसंबंध। और बहुगुणी सहसंबंध जब दो से अधिक श्रेणियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाए तो दो स्वतंत्र श्रेणियों में परिवर्तन का प्रभाव आश्रित श्रेणी पर देखा जाए तो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। ये अपने हुए सहसंबंध के प्रकार। कोई डाउट? ठीक, इसके आगे की वीडियो पर अगले वीडियो में देखेंगे।